ठीक है बेटा, अब हम बात करते हैं हिस्टैरिसीस लूप। हिस्टैरिसीस लूप बड़ा इजी सा टॉपिक है, आराम से समझ आएगा, इंपॉर्टेंट भी है और इजी भी है। ठीक है, हिस्टैरिसीस लूप क्या कहता है आपको कि पास आई और एम क्या है ये? मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग फोर्स, मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ठीक है, एम से भी लिख सकते हैं और आई से, बात पहले बताया था। ठीक है, तो आपके पास आई, यहाँ पे एम लिख लो या फिर आई लिख लो, या आई लिख देती हूँ आई एच कर, ठीक है, आई एच कर। ठीक है, तो कर्व क्या बताती है? द लैगिंग बिहाइंड ऑफ आई, द लैगिंग बिहाइंड ऑफ आई विद एच। अभी कुछ समझ नहीं आएगा आपको। मैंने ये कहा कि आई जो है एच से पीछे रह जाता है, सिर्फ इतना वर्ड लिखा और कुछ भी नहीं लिखा मैंने। इसका मतलब क्या है, इसके बारे में अभी हम लोग बात करते हैं। देखो एच क्या है यहाँ पे? मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ठीक है, एच क्या बताता है कि आपके पास कितनी फील्ड दोगे जो आपके पास मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। एच क्या बता रहा है? कितनी फील्ड दोगे कि जब आपका मटेरियल क्या होगा? आपका मैग्नेटाइज होगा। और आई क्या बताता है? कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा आपके पास। एच हिंदी में लिखूं? एच वो फील्ड है, किसी को नहीं समझ आ रहा तो फील्ड है जिसकी वजह से मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। और आई वो है, आई क्या बताता है? कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा, कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा। मटेरियल जो है कितना मैग्नेटाइज होगा आपके पास, ये बताता है कि वो फील्ड जिसकी वजह से मटेरियल मैग्नेटाइज होता है, एक्सटर्नल फील्ड देते हैं, ठीक है। और ये क्या बताता है कि कितना मटेरियल मैग्नेटाइज होगा आपका, कितना मटेरियल आपका मैग्नेटाइज होगा, ठीक है। ये कौन बताएगा? आई, मैग्नेटाइजेशन, ठीक है। एक बार नोट करिए, इसको नोट कर लीजिए पॉइंट, फिर देखो हो गया नोट। अब देखो इसको, अब आपके पास आपने मान लिया कोयल थी, सोलेनोइड था आपके पास, ठीक है। पहले इसमें से कोई करंट पास नहीं करवाया, करंट आई क्या है? जीरो है, करंट आई क्या है? जीरो। तो एच भी क्या होगा आपका? जीरो। करंट आई जीरो है तो एच भी क्या होगा आपका? जीरो होगा। भाई करंट नहीं है तो फील्ड कहां से आएगी? एच बी क्या है यहाँ पे? जीरो। तो आई जीरो तो एच बी क्या है? जीरो। अब आपने इसमें धीरे धीरे करंट आई को इंक्रीज करा तो एच बी क्या होगा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगी? इंक्रीज होगी। आई जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो एच बी क्या होगी आपकी? इंक्रीज। आई को इंक्रीज करा तो एच बी क्या होगी आपकी? इस तरीके से क्या होगी? वो इंक्रीज होगी। और एक स्टेज ऐसी आएगी कि उसके बाद आप कितना भी आई बढ़ाओ एच नहीं बढ़ेगा। एक स्टेज ऐसे बोलते हैं सैचुरेशन स्टेज। इस पॉइंट को नाम आपने ए दे दिया। देखो आपने आई बढ़ाया, करंट आई बढ़ा तो एच बढ़ा, और एच बढ़ेगा तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बढ़ेगा। ये आई करंट नहीं है, करंट मत मानना। ये आई बता रहा है करंट, ये आई करंट बता रहा है। तो एच इंक्रीज होगा तो एम भी क्या होगा? इंक्रीज। इसको मैं एम लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए, ठीक है। जब आई एच इंक्रीज होगा तो मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? इंक्रीज। तो जब आपका जैसे जैसे आई बढ़ाया एच बढ़ा, और एच के कारण क्या बढ़ा? मैग्नेटाइजेशन बढ़ा। मैग्नेटाइजेशन क्या होगा? मटेरियल का इंक्रीज होगा। जब हम इसके अंदर ये सॉफ्ट आयरन कोर रख दें, जैसे आई
रखा, आई के कारण क्या बना H, और मटेरियल को रखा, ठीक है, आई के कारण क्या बना H, आई के कारण क्या बना H। अब सॉफ्ट आयरन कोर या कोई मटेरियल रख दिया इसमें, तो जितना आई बढ़ाते जाएंगे H बढ़ता जाएगा, और H बढ़ता जाएगा तो इस मटेरियल का मैग्नेटाइजेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, मैग्नेटाइजेशन क्या होता जाएगा, इंक्रीज। अब क्या करा हमने कि हमने एक स्टेज ऐसी आ गई जब ये सैचुरेशन स्टेज पहुंच गई, ये कैसे स्टेज पहुंच गई, सैचुरेशन। अब इसके बाद कितना भी H बढ़ाओ मटेरियल मैग्नेटाइज नहीं होगा, मटेरियल के सारे डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, मटेरियल के जो सारे डायपोल्स हैं वो एक डायरेक्शन में क्या हो गए, अलाइन। कि जैसे जैसे आपने, मैं कह रही थी जैसे जैसे करंट I बढ़ा तो H बढ़ा, और H के कारण क्या बढ़ा, मैग्नेटाइजेशन। तो अब एक ऐसी स्टेज आ गई इस मटेरियल के अंदर, इसके सारे डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो अब वो क्या हो गया, मैक्सिमम 100% मैग्नेटाइजेशन होगी। अब कितना भी H बढ़ाए जाओ, उसके तो सारे डायपोल 100 के 100 एक डायरेक्शन में, 100% सारे एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए, तो अब कितना भी H बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वो सिचुएशन क्या कहलाई, सैचुरेशन सिचुएशन। वो सिचुएशन क्या कहलाई, सैचुरेशन। जिसको मैंने पॉइंट ए पॉइंट ऐसा है जहां पे आप कितने भी H को बढ़ाओ आपके पास डायपोल सारे अलाइन हो चुके हैं 100 के 100%, तो मैग्नेटाइजेशन नहीं बढ़ेगा, ठीक है। इसको क्या बोला आपने, सैचुरेशन स्टेज। अब आपने क्या करा, सेकंड स्टेप में H को क्या कर दिया, 0। when at point B, when at point A H is equals to 0, H को क्या करना शुरू करा, 0 कर दिया, तो क्या हुआ, H को डिक्रीज करना शुरू करो, H डिक्रीज हुआ, करंट को उल्टी डायरेक्शन में फैला करवा दिया, तो जब H डिक्रीज हुआ तो क्या हुआ, ये कर्व ऐसे नहीं आई, क्या आया एक्सपेरिमेंट में, ये कर्व इस पाथ के लोग नहीं आई कि इधर ही आके 0 हो गई, ये पाथ कुछ ऐसे आया आपके पास इस तरीके से। मतलब कि यहाँ देखो H तो 0 हो गया लेकिन I 0 नहीं हुआ, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन 0 नहीं हुआ। मतलब कि क्या हुआ कि आपके डायपोल्स 100 कुछ डायपोल्स अभी भी आपके जैसा कि हार्ड मटेरियल में था, जैसा कि आपका हार्ड मटेरियल में मैंने समझाया, कुछ डायपोल्स अभी भी अपोजिट पीछे की डायरेक्शन में खड़े हैं कि हम तो जैसे थे वैसे ही रहेंगे, भले ही H को 0 कर दो, H 0 हो गया फिर भी बल्ब जल रहा है, फिर भी कुछ मैग्नेटाइजेशन है। इसको क्या नाम दिया, ये जो पॉइंट आया आपका B पॉइंट आया, ये O है, तो जो ये OB पॉइंट है OB, इसको नाम दिया रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, इसको क्या नाम दिया, रिटेंटिविटी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस H को 0 करना है। H को 0 करने के लिए क्या करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में प्रोवाइड करेंगे, मतलब करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवा दो। मान लो पहले करंट क्लॉकवाइज जा रहा था, तो अब करंट को कैसे फ्लो करवा दो, एंटी क्लॉकवाइज। करंट पहले क्लॉकवाइज था, तो अब कैसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो क्या करेंगे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे इस मैग्नेटिज्म को 0 करने के लिए। तो ये कार कुछ ऐसे आएगी यहाँ पे इस तरीके से, क्या आएगी, इस तरीके से। इस पॉइंट को नाम दिया C आपने, इस पॉइंट को क्या नाम दिया आपने, C। इतना नोट करिए फिर लिखते हैं एक बार। पहले अभी तक मैंने कुछ नहीं समझाया, सिर्फ इतना बताया कि वह एक कॉइल थी, उसमें से इनिशियली करंट 0 था, तो 0 था। अब आपने करंट I को बढ़ाया, बढ़ना शुरू करा, तो मटेरियल H बढ़ना शुरू हुआ, H बढ़ना हुआ तो मटेरियल के अंदर मैग्नेटाइजेशन बढ़ता चला गया, और एक ऐसी स्टेज आई जब सारे के सारे डायपोल एक डायरेक्शन में अलाइन हो गए। उस स्टेज को क्या नाम दिया, सैचुरेशन स्टेज। क्या नाम दिया आपको, सैचुरेशन स्टेज, ठीक है। अब आपने क्या करा, H को 0 कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया, मतलब करंट को डिक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। करंट डिक्रीज होगा तो H डिक्रीज होगा, I डिक्रीज मतलब बैटरी को स्विच ऑफ कर दिया तो करंट 0 हो गया, करंट 0 हो गया तो H क्या हो गया, 0। H जब 0 हो गया, H जब 0 हो गया तो देखा कि ये पाथ ऐसे आना चाहिए था, H 0 हो जाना चाहिए था, मैग्नेटाइजेशन 0 हो जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, मैग्नेटाइजेशन आपका 0 नहीं हुआ, मैग्नेटाइजेशन आपका 0 नहीं हुआ। मैग्नेटाइजेशन की कार कुछ इस तरीके से आई आपके पास, मैग्नेटाइजेशन की कार कुछ इस तरीके से आई। इस ये जो OB डिस्टेंस, ये OB मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टी बची
उसको नाम दिया रिटेंटिविटी, उसको नाम दिया क्या आपका रिटेंटिविटी। मतलब कुछ डायपोल्स जो पहले सारे के सारे डायपोल्स 100 के 100% इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड में थे जब H अप्लाई कर रखी थी, लेकिन जैसे ही हमने H को जीरो कर दिया, H को क्या कर दिया जीरो, तो कुछ डायपोल्स तो अपोजिट आ गए, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हम तो अभी भी ऐसे ही खड़े रहेंगे, हम नहीं जाएंगे अपोजिट में, हम तो जहां हैं वहीं रहेंगे, हम अपनी इस जगह को नहीं छोड़ेंगे। मतलब स्विच को ऑफ कर दे फिर भी कुछ टाइम के लिए करंट फ्लो कर रहा है, कुछ डायपोल्स एग्जिस्ट करते हैं। तो उस सिचुएशन को ये कर्व इस तरीके से है, इस ओबी को क्या नाम दिया रिटेंटिविटी। लाइक दैट हम एक सिचुएशन में केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कहें, जैसे मैं किसी मटेरियल को गर्म करती हूँ तो कुछ मटेरियल तो पिघल गया लेकिन कुछ रह गया, 100% बॉयल होने के बाद भी कुछ मटेरियल तो पिघल गया, पूरी तरीके से लिक्विड बन गया, लेकिन कुछ मटेरियल अभी भी सॉलिड स्टेट में है, उसको नाम दे दो सॉलिड स्टेट में रह गया। केमिस्ट्री में तुम उसे क्या कहते हो रेजिड्यू या रिटेंटिविटी, ठीक है। तो उसी इसका दूसरा नाम ये हो सकता है रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, ठीक है। एक बार फिर हमने क्या करा, अब जो बचा हुआ था उसके लिए क्या करा हमने, अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करनी स्टार्ट करी, मतलब करंट को उल्टा फ्लो करवा दिया। H को क्या करना पड़ा, -H करना पड़ा, तो ये फील्ड यहाँ पे आके किसी पॉइंट C पे क्या होगी, जीरो होगी। मतलब यहाँ पे मटेरियल डीमैग्नेटाइज हो गया, और यह पूरा का पूरा जो डायपोल कह रहे थे ना हम अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, वो सारे के सारे अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, डीमैग्नेटाइज हो गए। यहाँ पे मटेरियल पूरा क्या हो गया था, मैग्नेटाइज, यहाँ पे पूरा मटेरियल मैग्नेटाइज हो गया था, ठीक है। एक बार इतना नोट करो फिर आगे लिखते हैं, नोट करिए एक बार इतना। रिटेंटिविटी की डेफिनेशन लिख देती हूँ मैं, हो गया नहीं ये रिटेंटिविटी देखिए, रिटेंटिविटी को लिखेंगे कैसे, रिटेंटिविटी it is the capacity of the substance, to retain its magnetism, E1 H is equals to 0, H क्या हो गई आपकी, जीरो होगी। E1 when मैग्नेटाइजिंग फोर्स, ऐसे लिख लो E1 H is equals to 0, और E1 when, बुक में ऐसे लैंग्वेज लिखी हुई है, E1 when मैग्नेटाइजिंग फोर्स ceases to मैग्नेटाइजिंग फोर्स ceases to act, ये लैंग्वेज लिखी हुई है। उसका मतलब क्या है कि मटेरियल की वो कैपेसिटी, ठीक है, जो अपने मैग्नेटिज्म को रख रहा है, अभी भी उसकी मैग्नेटिज्म अभी भी उसके अंदर एग्जिस्ट कर रही है, मटेरियल के अंदर अभी भी मैग्नेटिज्म क्या कर रही है, एग्जिस्ट कर रही है, जबकि H क्या हो गया, जीरो। या तो उसे लैंग्वेज में कह सकते हो व्हेन मैग्नेटाइजिंग फोर्स, H क्या है, मैग्नेटाइजिंग फोर्स cease to act, cease का मतलब उसको बंद कर दिया गया, cease का मतलब सील कर दिया, मतलब सीज कर दिया, तब भी क्या हो रहा है, कुछ अपने उसके अंदर कुछ प्रॉपर्टी, उसे बोलते हैं रिटेंटिविटी या रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, दैट इज कॉल्ड रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, उसे क्या कहते हैं, रिटेंटिविटी और रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। नोट करिए एक बार, इसको नोट करिए यहां से। विश्वास माइक बंद कर ले यार। अब बात करते हैं कि आपने क्या करा कि यहां से यहां तक नेगेटिव डायरेक्शन में H अप्लाई करा, तो
बनी ये ओसी, इसे बोलते हैं कोरसिविटी। ओसी को क्या बोलते हैं? ओसी की जो वैल्यू होती है उसे बोलते हैं कोरसिविटी। कोरसिविटी, ओसी को क्या बोलते हैं? कोरसिविटी। डिफाइन कैसे करेंगे कोरसिविटी को? इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, इट इज द अमाउंट ऑफ magnetic intensity, it is the amount of magnetic intensity required to demagnetize a material, required to demagnetized a material, required to demagnetized a material। और हम ये कह सकते हैं कि -H फॉर डीमैग्नेटाइजेशन, -H रिक्वायर्ड फॉर डीमैग्नेटाइजेशन। डीमैग्नेटाइजेशन क्या हमने नेगेटिव डायरेक्शन में H क्या करा? अप्लाई करा, तब ये मटेरियल इसी पॉइंट पे आके क्या हो गया? डीमैग्नेटाइज हो गया। उसे क्या बोला? इस OP को क्या बोला? रिटेंटिविटी, और OC को क्या बोलेंगे? कोरसिविटी। मतलब कि कितनी नेगेटिव फील्ड और चाहिए, कितना एक्सट्री वैल्यू और चाहिए एक्सटर्नल फील्ड की नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में, कि आपके पास ये मटेरियल यहाँ पे कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया, लेकिन यहाँ कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। H0 होने के बाद डीमैग्नेटाइज हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज नहीं हुआ। अब इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए कंप्लीटली हमने एक्स्ट्रा नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड लगाई, मतलब करंट को उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करवा दिया। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है यहाँ पे, ये ओरिजिन से जो वैल्यू आई जिस पॉइंट पे कट करेगा, ओसी वैल्यू क्या कहलाएगी? कोरसिविटी। क्या कहलाएगी? तो इट इज द अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मतलब H की वो अमाउंट अपोजिट डायरेक्शन में जब मटेरियल क्या हो जाए आपका? डीमैग्नेटाइज हो जाए। जब मटेरियल जो है आपका क्या हो जाए? आपका डीमैग्नेटाइज हो जाए आपके पास। क्लियर? बताइए एक बार, समझ आई ये बात आपको सभी को? बताइए क्लियर हुआ या नहीं ये पॉइंट आपको? नोट कर ले, नोट करो एक बार, पूरी साइकिल होते ही रिपीट करूंगी फिर अच्छे से समझ आएगा। जल्दी नोट करिए। हो गया? अब देखो इधर, अब आपने क्या करा? यहां से दोबारा से मैग्नेटाइज करा, कि दोबारा से फील्ड अप्लाई करने शुरू करी, तो ये कार वैसे आई। ठीक है, H बढ़ाया तो I बढ़ा यहां से आपके पास। फिर क्या हुआ? दोबारा से ये यहाँ पे जब H को डी करा तो फिर ये 0 नहीं हुआ, फिर से 0 नहीं हुआ। ये पूरी प्रोसेस ऐसे चलेगी, फिर ये यहां से ऐसे जाएगी कर्व। तो ये जो पूरी लूप बनी ABCDEF, ये जो कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी? हिस्टेरेसिस लूप, चिड़िया की सिस लूप। इसमें क्या क्या हो रहा है देखो एक बार। लूप कहां से कहां चली? A से B, इस तरीके से लूप कहां से कहां चली? A से B, B से C, C से D और D से E, और E से कहां चली? E से F, और F से कहां चली? A। इस तरीके से लूप चल रही है। तो कहीं पे एक बार मैग्नेटाइज हुई, फिर क्या हुई? डीमैग्नेटाइज, फिर मैग्नेटाइज, फिर डीमैग्नेटाइज। तो देखो क्या हो रहा है इस पूरी प्रोसेस में, इधर बनाती हूँ मैं। इस पूरी प्रोसेस में क्या हो रहा है देखो, मटेरियल मैग्नेटाइज्ड हुआ पहले, फिर क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड हुआ। ठीक है, फिर से क्या हुआ? मैग्नेटाइज्ड हुआ, मैग्नेटाइज्ड हुआ, और फिर से क्या हुआ? डीमैग्नेटाइज्ड हुआ, डीमैग्नेटाइज्ड, और फिर ये लूप ऐसे चली। ठीक है, एट पॉइंट A, एट पॉइंट C
डी और एट पॉइंट एफ। देखो नहीं आया समझ में अभी। देखो पहले मैंने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी को बढ़ाया, करंट को बढ़ाया, तो एच बढ़ा, एच के कारण मैग्नेटाइजेशन बढ़ा, आई बढ़ा, ये हुआ मैग्नेटाइज। मटेरियल यहाँ पे कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया ये पॉइंट पे जाके। फिर क्या करा हमने, एच को जीरो, सैचुरेशन पहुंच गया, हमने क्या करा एच को जीरो करना शुरू करा। एच को जब जीरो करना शुरू करा तो क्या देखा कि ये जो फील्ड थी ये इस पाथ के अलोंग आके जीरो हो जानी चाहिए थी। जैसे ऐसे गई तो ऐसे जीरो हो जानी चाहिए थी एच। जैसे एच को जीरो करो तो मैग्नेटाइजेशन क्या हो जाना चाहिए था, जीरो हो जाना चाहिए था। लेकिन मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं हुआ, ये किसी इस पाथ के अलोंग ऐसे आया, ये किसी इस पाथ के अलोंग आपका इस तरीके से आया। ठीक है, अब आपके पास जो ये वैल्यू, देखो कुछ मैग्नेटिज्म बच गए, मतलब कुछ डाइपोल अभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड अलाइंड है, कुछ डाइपोल्स अभी भी इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहे हैं, अलाइंड हो रहे हैं। अब इनको क्या करना था, जीरो करना था, इनके डाइपोल मोमेंट को जीरो करना। तो उसके लिए क्या करा, नेगेटिव डायरेक्शन में एच अप्लाई करा। ठीक है, जब ये यहाँ आके सी पॉइंट पे मटेरियल कंप्लीटली डीमैग्नेटाइज हो गया, मटेरियल कंप्लीटली क्या हो गया आपका, डीमैग्नेटाइज हो गया। तो जो ये CO वैल्यू है ये क्या कहलाए, कोरिस्टिविटी। तो मतलब कितनी मैग्नेटिक कोरिस्टिविटी उस वैल्यू को कहते हैं, कितनी एक्स्ट्रा अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए मटेरियल के मैग्नेटिज्म को जीरो करने के लिए, मटेरियल को पूरा डीमैग्नेटाइज करने के लिए कितनी एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए अपोजिट डायरेक्शन में, वो उस मटेरियल की क्या कहलाएगी, कोरिस्टिविटी कहलाएगी। वो उस मटेरियल की क्या कहलाएगी, कोरिस्टिविटी। अब दोबारा से यहाँ मटेरियल पूरा डीमैग्नेटाइज हो गया, अब दोबारा से आपने एच को इंक्रीज करा, दोबारा से यहाँ पे एच को क्या करा, इंक्रीज हुआ, तो एम बी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, मैग्नेटाइजेशन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, और यहाँ पे आके सैचुरेशन हो गई पूरी। ठीक है, डी पॉइंट पे मटेरियल पूरा मैग्नेटाइज हो गया दोबारा से। वही कार दोबारा से फिर हमने इसको डीमैग्नेटाइज करना चाहा, हमने क्या करा, एच को जीरो करना चाहा, एच को जीरो करा तो फिर देखा कि ये जीरो नहीं हुआ, ये यहाँ जाके हो गया, तो ये वैल्यू क्या कहलाएगी, रिटेंटिविटी। क्या कहलाएगी, रिटेंटिविटी। अब इसको जीरो करने के लिए नेगेटिव अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करी इतने में, तो एफ पॉइंट पे फील्ड क्या होगी, जीरो होगी। तो देखो ये साइकिल ऐसे चली कि ए पॉइंट पे मटेरियल कंप्लीटली मैग्नेटाइज हो गया, फिर सी पॉइंट पे डीमैग्नेटाइज, पूरी मैग्नेटिज्म लॉस हो गई, फिर से क्या हुआ, मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ, फिर एक्सटर्नल फील्ड दी, मटेरियल मैग्नेटाइज हुआ। ठीक है, फिर से क्या हुआ, डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज हो गया, फिर एफ पॉइंट पे जाके मटेरियल कंप्लीटली क्या हो गया, डीमैग्नेटाइज हो गया। ठीक है, और फिर से क्या हो रहा है, ये एफ से ए में मैग्नेटाइज हो रहा है। तो ये पूरी सर्किल चली, ये पूरी जो साइकिल बनती है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, इस पूरी साइकिल को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लूप। इस पूरी को क्या बोलते हैं, हिस्टेरेसिस लूप। इसमें मैंने स्टार्टिंग में एक वर्ड लिखा था, आई लैगिंग बिहाइंड ऑफ एच। अब देखो उस वर्ड का मतलब क्या है, आई लैगिंग बिहाइंड ऑफ एच का मतलब देखो, यहां से जब पूरा सैचुरेशन हो चुका, मैग्नेटाइजेशन हो चुका, यहाँ पे आपने एच को जीरो कर दिया, एच को क्या कर दिया, जीरो, एच जीरो हो गया, लेकिन आई जीरो नहीं हुआ। इस पॉइंट पे यहाँ पे आई जीरो नहीं हुआ, एच को जीरो करने पर आई जीरो नहीं हुआ, मतलब आई अभी पीछे, आई उसके बराबर नहीं चल रहा, मतलब आई मतलब मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजिंग फील्ड के बराबर नहीं चल रहा, मतलब अभी भी कुछ डाइपोल अपनी पोजीशन पे खड़े हुए हैं, मैग्नेटाइज कर रहे हैं मटेरियल को, कुछ फील्ड दे रहे हैं मटेरियल को, कुछ फोर्स दे रहे हैं मटेरियल को, कुछ अट्रैक्शन पावर है अभी मटेरियल के अंदर, कुछ अट्रैक्शन पावर है अभी भी मटेरियल के अंदर। तो आपके पास इसका मतलब क्या, देखो एच जीरो हो गया, लैगिंग बिहाइंड का मतलब कि लैगिंग बिहाइंड वर्ड क्या बता रहा है, लैगिंग बिहाइंड वर्ड मतलब क्या बता रहा है कि एच जीरो हो गया लेकिन आई आपका जीरो नहीं हुआ। दिस इज द मीनिंग ऑफ लैगिंग बिहाइंड, कि एच जीरो हो गया लेकिन आई आपका जीरो नहीं हुआ। दिस इज द कंप्लीट हिस्टेरेसिस लूप। हिस्टेरेसिस लूप का मतलब क्या है कि आपके पास मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हुआ, कितना मैग्नेटाइज नहीं हुआ, तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की पूरी प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, हिस्टेरेसिस लूप। और जो ये एरिया अंडर द लूप होता है, ये ऐसे नहीं कि दिखावे के लिए बनाना था, एक बार मैग्नेटाइज एक बार डीमैग्नेटाइज, इस ए लूप बन जाती है पूरा ऑसिलेटर के अंदर, ऑसिलेशन होता है, ऑसिलेटर होता है एक हमारा, उसमें ग्राफ बन जाता है पूरा, जिस तरह से मटेरियल चलता रहता है मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, तो पूरा एक कर्व में स्केल बना रहता है ऑसिलेटर के अंदर,
कंप्यूटराइज, उसमें उसका लूप ऐसे बन जाती है अपने आप। तो ये एरिया अंडर द लूप क्या बताएगा, एनर्जी लॉस को इंडिकेट करेगा। एरिया अंडर द लूप क्या बताएगा, एनर्जी लॉस को। ठीक है, एक बार इतना लिखो फिर डिस्कस करते हैं उसको, जल्दी नोट कर लीजिए। अब देखिए इसमें एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द लूप, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी वेस्टेड पर यूनिट वॉल्यूम of a material in each cycle, of a material in each cycle, मतलब जितना ये एरिया होगा उतना एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, जितना ज्यादा एरिया होगा लूप का उतना ही एनर्जी का लॉस क्या होगा, ज्यादा होगा। तो आपके पास एरिया ऑफ द लूप क्या बताता है, आपके पास एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम, ये फॉर्मूला, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट। स्टोसिस लूप के कंसेप्ट से क्या पता लगा कि कितनी एनर्जी का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट यहाँ पे, एक बार ये बताइए अब यहाँ तक समझ आया या नहीं आया। तो आपके पास इन दैट केस क्या होता है कि आई और एम मतलब मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच। एच मतलब मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मतलब जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दोगे उतनी मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी, मटेरियल उतना मैग्नेटाइज नहीं होगा। जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दे रहे हो मतलब जितनी मैग्नेटाइजिंग फील्ड दी मटेरियल उतना मैग्नेटाइज नहीं होगा, वो इनकी वैल्यू यूनिक नहीं होगी। इस चीज को हम ये भी कह सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द सैंपल, हिस्ट्री ऑफ द मटेरियल, या सैंपल भी कह सकते हो, मटेरियल। ठीक है, और हम क्या कह सकते हैं, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच एंड आई, फॉर यूनिक वैल्यू ऑफ एच, आई इज नॉट यूनिक, आई इज नॉट यूनिक। इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये देखो, ये h है, यहाँ पे h ले लिया, ठीक है, तो ये h की यूनिक वैल्यू है यहाँ पे। देखो जब आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो h की तो वही वैल्यू है, लेकिन i की वैल्यू देखो यहाँ कुछ i की वैल्यू चेंज हो रही है या नहीं हो रही है, i की वैल्यू चेंज हो रही है। लेकिन पैरामैग्नेटिक में क्या था, पैरामैग्नेटिक में i डायरेक्टली i और m ये लिखा था ना, m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, तो m इज इक्वल टू जाई h था, बोलो था या नहीं था, कि h के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, मतलब कि a की वैल्यू थी जितना h उतना m, जितना h उतना m, ठीक है। लेकिन यहाँ पे यूनिक वैल्यू नहीं है, वैल्यू चेंज हो रही है, डोमेन टू डोमेन वैल्यू चेंज होती चली जाएगी। दिस इज द फेरोमैग्नेटिक हिस्ट्री, ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में होता है सारा सब्सटेंस। हिस्टैरिसीस का कंसेप्ट किस में होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, लिख लेना, इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। पैरा में कभी नहीं होता हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप किस में बनेगी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर। पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कभी भी हिस्टैरिसीस लूप आपकी नहीं बनेगी। तो आपके पास इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल, बट यहां लिख दूं, बट इन पैरामैग्नेटिक मटेरियल m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h, m इज इक्वल टू जाई h, मतलब कि यूनिक वैल्यू ऑफ I, m और h एग्जिस्ट, कि जितना h दोगे उतना मैग्नेटाइजेशन होगा, जितना h दोगे उतना ही क्या होगा आपका मैग्नेटाइजेशन। दिख नहीं रहा क्या नीचे,
अभी देखो, दिखा? किसी को नहीं दिख रहा तो दिखा क्या? अभी दिख गया? नीचे का नहीं दिख रहा तो देख लो एक बार। यूनिक वैल्यू ऑफ एच और आई क्या करेगी आपकी? एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। यूनिक वैल्यू ऑफ एच एंड आई आर एग्जिस्ट, ठीक है। नोट करिए जल्दी से। बस लास्ट छोटा सा स्टेप बात करते हैं। आपने दो टाइप के मटेरियल्स की बात करी, हार्ड मटेरियल और सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। आपने दो टाइप्स के मटेरियल्स की बात करी, हार्ड और सॉफ्ट मटेरियल। अब ये हिस्ट्रीसिस, कोरेस्टिविटी, रोटेटिविटी उस पर इफेक्ट डालेगी। देखिए कैसे। आपने बात करी जो मटेरियल H को जीरो करने पर, जिन मटेरियल में H को जीरो करने पर मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली डिसअपियर हो जाती है, उन्हें क्या कहते हो आप लोग? सॉफ्ट मटेरियल। और जिसमें मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली जीरो नहीं होता उन्हें क्या कहते हो? हार्ड मटेरियल। जिन मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है। जिन मटेरियल्स में मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है। मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है आपका? जीरो हो जाता है। H को जीरो करने पर मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली क्या हो जाता है? जीरो। ऐसे मटेरियल को क्या कहता है? सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। एक क्या है? हार्ड मटेरियल, जिनमें H को जीरो करने पर मैग्नेटाइजेशन कंप्लीटली जीरो नहीं होता, ठीक है। तो आपके पास दो टाइप के मटेरियल थे, हार्ड मटेरियल, हार्ड मटेरियल, और एक क्या थे? सॉफ्ट मटेरियल, सॉफ्ट मटेरियल, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन सच दैट, इसके लिए क्या बात करते हो? स्टील, एल्निको, ठीक है। ये कैसे मटेरियल? आपके हार्ड मटेरियल है, ठीक है। इनमें कुछ प्रॉपर्टी होती है जिनके बेसिस पे हम इनको इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। इन मटेरियल्स की प्रॉपर्टी अलग अलग होती है कि हमें परमानेंट मैग्नेट बनाना है। हार्ड मटेरियल्स को परमानेंट मैग्नेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट मैग्नेट, ठीक है। आपके पास हमें उनमें क्या करना है, तो अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये मटेरियल्स यूज होते हैं आपके पास, कि किस किस कंडीशन में हमें क्या चाहिए क्या ना चाहिए, ठीक है। तो इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। तो जो हार्ड मटेरियल है उनकी कोरेस्टिविटी क्या होती है? दे हैव हाई कोरेस्टिविटी, दे हैव, मैंने ऊपर लिख दिया है, उसके बाद नीचे लिख रही हूं, हाई कोरेस्टिविटी, हाई रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ठीक है। और लो परमेबिलिटी, याद रखना, लो परमेबिलिटी, ठीक है। एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप, एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप, लूप लार्ज, एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप लार्ज। देखो परमानेंट मैग्नेट का मतलब उसमें जब हम H को जीरो कर देंगे तो आपके पास मैग्नेटाइजेशन जीरो नहीं होगा, तो हमें वो बहुत ही कठोर है, वो वहां से नहीं हटेंगे, ठीक है। तो हमें बहुत लार्ज अमाउंट में एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, तो एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा। जितनी ज्यादा कोरेस्टिविटी होगी, रिटेंटिविटी होगी, कोई मटेरियल जितना सॉलिड होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर अप्लाई करना पड़ेगा उसको पिघालने के लिए। कोई जितना रेजिड्यू की फॉर्म में बच गया, जितना ज्यादा सॉलिड फॉर्म में बचेगा उतना ही ज्यादा टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। टेम्परेचर को मैं यहाँ से क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जितना ज्यादा आपके पास रिटेंटिव होगी आपके पास, उतनी एक्सटर्नल फील्ड इसको H को जीरो करने के लिए हमें देनी पड़ेगी मटेरियल्स को। तो इसलिए एरिया अंडर द लूप क्या हो जाएगा? इस केस में बढ़ जाएगा, ठीक है। मटेरियल की कोरेस्टिविटी हाई होती है परमानेंट मटेरियल्स की, क्योंकि परमानेंट मटेरियल्स में रिटेंटिविटी भी ज्यादा होगी, ये भी ज्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है। जल्दी से वो अपने सिचुएशन से मॉड्यूलेट नहीं होते परमानेंट। और परमेबिलिटी क्या होती है? बट परमेबिलिटी इन मटेरियल्स की क्या होती है? लो होती है आपके पास। दूसरा इसके अंदर देखो, सॉफ्ट मटेरियल्स में दे हैव लो कोरेस्टिविटी, लो रिटेंटिविटी,
ये लो परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी, हाई परमेबिलिटी। देखो परमेबिलिटी क्या होती है, पेनिट्रेशन पावर को बताती है। परमेबिलिटी क्या बताती है, पेनिट्रेशन पावर। तो सॉफ्ट मटेरियल तो जबकि जब ये मटेरियल्स को अपने अंदर घुसा ली तो फॉर्म है, सॉफ्ट है, जबकि जब पानी को सोख लेगी ना इजिली तो उसकी परमेबिलिटी क्या उस मटेरियल की हाई है। परमेबिलिटी क्या बताती है, पेनिट्रेशन पावर। तो सिर्फ फॉर्म मैंने समझाया था कल आपको, फॉर्म है वो पानी को जबकि जब सोख लेगा मतलब कि उस फॉर्म की परमेबिलिटी क्या हाई है, मतलब सॉफ्ट मटेरियल्स जो होते हैं उनकी परमेबिलिटी हाई है, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड को इजीली अट्रैक्ट कर पाते हैं एकदम से। और जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट होते हैं उनकी परमेबिलिटी लो होती है, ये मैग्नेटाइज तो हो जाते हैं लेकिन धीरे से सोखेंगे तो सही, पर जैसे कपड़ा एक फॉर्म है तो कपड़ा भी सोखता है पानी को और फॉर्म भी सोखता है, तो कपड़ा अलग से अमाउंट में सोखता है, आपके पास फॉर्म इजीली बहुत ज्यादा अमाउंट में सोख लेता है, लाइक दैट सिचुएशन। तो ये क्या बताता है, इसलिए इसकी परमेबिलिटी लो होती है और इसकी परमेबिलिटी क्या हो जाती है, हाई। एरिया अंडर द लूप, एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप लो होता है, स्मॉल। क्या होता है, स्मॉल। एक बार लिखे जल्दी से, फिर ये जहां मटेरियल में यूज होते हैं वो और बताती हूँ, फास्ट जल्दी लिख लो एक बार, फिर इसी के बेसिस पे एक दो कर्व और डिफाइन करते हैं जल्दी से, फिर ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। अब एक कंसेप्ट आता है विच मटेरियल इज बेटर फॉर द परमानेंट मटेरियल। क्वेश्चन है, आप सुनिए, मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ये से दर्जा हटा दो, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रही हूँ, विच मटेरियल इज बेटर, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट। मतलब कि जिस मटेरियल में रिटेंटिविटी ज्यादा हो, रिटेंटिविटी ज्यादा का मतलब वो अपने डायपोल्स को अपोजिट डायरेक्शन में ना लाए, कुछ मैग्नेटिज्म उसमें हमेशा एग्जिस्ट करे। रिटेंटिविटी ज्यादा का मतलब उसमें कुछ मैग्नेटिज्म हमेशा क्या करे, एक्सेस अमाउंट में एग्जिस्ट करे, ये वाली वैल्यू। जब हम H को जीरो करें तो ये वैल्यू जीरो ना हो, ये वैल्यू जितनी ज्यादा ऊपर से ऊपर उतना ही क्या होगा, मैग्नेटाइजेशन परमानेंट रहेगा, लॉन्ग टाइम तक मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करेंगे उसके अंदर। तो ऐसे मटेरियल के लिए कोरेस्टिविटी क्या होनी चाहिए, हाई, रिटेंटिविटी भी क्या होनी चाहिए, हाई, परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ठीक है, परमेबिलिटी क्या होनी चाहिए आपकी, लो, कि एकदम से ये उस फील्ड लाइंस को लॉस ना कर पाए आपके पास। ठीक है, आपके पास एरिया अंडर द लूप क्या हो जाता है, इस केस में बढ़ जाता है, परमानेंट मैग्नेटिज्म में लॉसेस ज्यादा होंगे क्योंकि उतनी ज्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में एच नेगेटिव फील्ड अप्लाई करनी पड़ेगी रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए, रिटेंटिविटी को जीरो करने के लिए। तो आप क्या लिखेंगे, द विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट, तो ये प्रॉपर्टी लिखेंगे आप, ये सारी प्रॉपर्टी लिख देंगे, लिख लो एक बार, क्वेश्चन को भी लिख लो, विच मटेरियल इज बेटर फॉर परमानेंट मैग्नेट, लिख लीजिए। अब आता है विच मटेरियल, एक और देखो इधर एक क्वेश्चन लिख लिया, सभी ने लिख लिया, विच मटेरियल इज बेटर, या एग्जाम्पल के लिए स्टील लिख सकते हो आप लोग, एग्जाम्पल के लिए क्या लिख लोगे, स्टील। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच मटेरियल इज बेटर फॉर कोयल एंड ट्रांसफॉर्मर कोर, which material is better for the coil and coil of generator लिख लो भाई, coil of generator and transformer। तो आपके पास उसमें क्या चाहिए, ट्रांसफॉर्मर में, कि जैसे बिजली को कट करे सब कट हो जाए, ऐसा थोड़ी ना चाहिए कि तुमने स्विच ऑफ कर दिया फिर भी उसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए। जनरेटर में भी यही सिचुएशन कि जैसे तुम उसको ऑफ करो वो ऑफ हो जाए, ऐसा तो नहीं ना, तुमने ऑफ कर दिया फिर भी उसमें करंट बने जा रहा है, वो घूमे जा रहा है, ऐसा तो नहीं चाहिए ना। कैसा चाहिए, जैसे तुम H को जीरो करो तो वो मैग्नेटिज्म को लॉस कर दे। तो ऐसा मटेरियल कौन है, सॉफ्ट आयरन। ऐसा मटेरियल कौन है आपका, सॉफ्ट आयरन, सॉफ्ट आयरन। इसी तरह इसीलिए कहते हैं कि जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर की कोर में हम क्या यूज करते हैं, सॉफ्ट आयरन मटेरियल। पढ़ा भी होगा आपने पीछे 10th क्लास में कभी कि ट्रांसफॉर्मर में क्या यूज होता है, सॉफ्ट आयरन कोर यूज होती है।
ट्रांसफॉर्मर पढ़ेंगे भी, वैसे प्लस 2 में भी है आपका ये आगे अगली नेक्स्ट यूनिट में, ठीक है। तो इसलिए कौन सा मटेरियल यूज करते हैं, उसके लिए सॉफ्ट आयरन। और सॉफ्ट आयरन की प्रॉपर्टी क्या है, एक ऐसा मटेरियल जिसकी कोरेस्टिविटी लो हो, एरिया अंडर द लॉस कम हो। कोरेस्टिविटी लो होगी तो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए फील्ड कम चाहिए, कोरेस्टिविटी लो होगी तो डीमैग्नेटाइजेशन के लिए फील्ड कम चाहिए, एनर्जी का लॉस कम होगा, एरिया भी कम होगा, ठीक है। तो रिटेंटिविटी कम होगी और कोरेस्टिविटी कम होगी आपके पास, तो आपके पास डीमैग्नेटाइजेशन के लिए जो H नेगेटिव फील्ड चाहिए वो कम चाहिए, वो लेस अमाउंट में चाहिए, तो एरिया अंडर द लूप भी कम होगा, तो एनर्जी का लॉस क्या होगा उस सिचुएशन में, कम होगा आपके पास। नोट करिए एक बार जल्दी से, एक लास्ट पॉइंट नोट कर लीजिए। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, इफ यू हैव एनी डाउट देन आस्क मी। हो गया। अब देखो, एक छोटा सा कंफ्यूजन रहता है क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन है जिसमें अक्सर सभी को कंफ्यूजन हो जाता है और जो कई बार गलत भी बता देते हैं कई बार उस चीज को। देखिए एक बार कैसे, आपके पास लूप बनाते हैं फॉर स्टील, कंपैरिजन ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन लूप, हिस्टैरिसीस लूप, हिस्टैरिसीस लूप। इसमें छोटा सा डाउट रहता है आपके पास, कंपैरिजन ऑफ स्टील एंड सॉफ्ट आयरन हिस्टैरिसीस लूप, ठीक है। तो देखिए आपके पास एक लूप ये बनी, मैं दोनों लूप को एक साथ बनाती हूँ फिर अलग अलग भी बना देती हूँ, ठीक है। एक लूप थोड़ी आपकी देखो, सॉफ्ट आयरन आपके पास क्या है, आपके पास सॉफ्ट मटेरियल है और स्टील क्या है आपका हार्ड मटेरियल है, ठीक है। स्टील क्या है, हार्ड मटेरियल, लेकिन फिर भी एक छोटी सी प्रॉपर्टी इनमें एक्सेप्शनल होती है कि जो इसकी कार में जो आपके पास बात करी मैंने कि आपके पास जो रिटेंटिविटी की वैल्यू होती है, सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मटेरियल है तो इसकी रिटेंटिविटी लो होनी चाहिए, सभी इस बात को ध्यान रखते हैं कि सॉफ्ट मटेरियल की रिटेंटिविटी लो होगी और हार्ड की रिटेंटिविटी हाई होगी आपके पास। लेकिन क्या होता है कि रिटेंटिविटी ये वैल्यू रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो है आपका वो किसमें ज्यादा होता है आपके पास, सॉफ्ट आयरन। जैसा कि मैंने यहाँ दिखाया, देखो ये दिखा रखा मैंने, जैसा कि मैंने ये देखो ये वाला, ये पूरी वैल्यू ओ ए है ये, और ये वैल्यू है मान लो यहाँ पे बी, तो ओ बी, तो ओ ए वैल्यू ज्यादा है किससे, ओ बी से, इसलिए जो आप ये एक्सेप्शनल होता है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे, द सॉफ्ट आयरन हैज लार्ज रिटेंटिविटी, द सॉफ्ट आयरन मटेरियल हैज लार्ज रिटेंटिविटी देन स्टील ड्यू टू सम अदर फैक्टर इन विच द सॉफ्ट आयरन फार बिहाइंड। कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर होते हैं एक्सेप्शनल, जिसके कारण जो रिटेंटिविटी है,
रिटेंटिविटी है जो आपके पास वो सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है। रिटेंटिविटी क्या होती है? सॉफ्ट आयरन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू स्टील, एज कंपेयर टू स्टील। हालांकि सॉफ्ट आयरन सॉफ्ट मटेरियल है, लेकिन फिर भी कुछ एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी है इन दोनों के बीच में, जिसके कारण इसकी रिटेंटिविटी कम होनी चाहिए, लेकिन एरिया अंडर द लूप भी कम है। पतली सी लूप बनाई है मैंने इसके लिए, देखो इसके लिए मैंने बिल्कुल पतली सी लूप बनाई, तो लूप ऊपर की साइड बढ़ जाती है। रिटेंटिविटी आपकी इसकी क्या होती है? थोड़ी सी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू स्टील ड्यू टू सम एक्सटर्नल फैक्टर्स, ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फैक्टर्स। इसका कोई ऐसा हार्ड फास्ट रीजन नहीं है ऐसा क्यों, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर हैं जिसके कारण जो स्टील है उसकी रिटेंटिविटी सॉफ्ट आयरन से क्या होती है? कम होती है। ये इन दोनों कर्व में डिफरेंस है। तो कभी इन दोनों कर्व का डिफरेंस आए तो आप क्या लिखोगे कि आपके पास रिटेंटिविटी यहाँ लिख रही हूं मैं, रिटेंटिविटी ऑफ, बाकी सब रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन लिख लो एक बार आप लोग, मैं बोल देती हूँ। रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन लार्जर देन दैट ऑफ स्टील, रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन लार्जर देन दैट ऑफ स्टील। ठीक है, रिटेंटिविटी of soft iron larger than steel, ठीक है। दूसरा इसके अंदर कोरिस्टिविटी क्या होती है? स्टील की ज्यादा होती है। कोरिस्टिविटी ऑफ स्टील हाई देन सॉफ्ट आयरन, इन दोनों का कंपैरिजन लिख रही हूं मैं, देन सॉफ्ट आयरन। एरिया अंडर द लूप मोर इन स्टील देन सॉफ्ट आयरन, मोर इन स्टील देन सॉफ्ट आयरन का एरिया कम होगा, स्टील का एरिया ज्यादा होगा। एरिया अंडर द लूप इज मोर देन दैट ऑफ द स्टील, एरिया अंडर इस कर्व का एरिया क्या होगा? लेस होगा स्टील का एरिया ज्यादा होगा, सॉफ्ट आयरन का एरिया कम होगा। कोरिस्टिविटी स्टील की ज्यादा होगी, सॉफ्ट आयरन की कम होगी, लेकिन रिटेंटिविटी ऑफ सॉफ्ट आयरन इज लार्ज एज कंपेयर टू द स्टील, due to some external factors, ठीक है। ये आपका कंप्लीट टॉपिक हो गया यहाँ तक। हिस्टैरिसीस लूप क्या बताती है? मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन। पूरी लूप में एक बार मैग्नेटाइज होता है मटेरियल, एक बार डीमैग्नेटाइज। तो उससे हमें क्या फाइंड होता है कि मटेरियल गर्म हो रहा है, ठंडा हो रहा है, क्या हो रहा है, उस सिचुएशन से हमें पता लगता है कि एनर्जी का लॉस कितना हो रहा है यहाँ पे। तो उस मटेरियल की एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हमें क्या बताती है? एनर्जी लॉस को इंडिकेट करती है। जितना एरिया अंडर द लूप ज्यादा होगा उतना ही एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा वहां पे, ठीक है। फिर हमने इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमने दो टाइप के मटेरियल्स को डिवाइड करा, एक मटेरियल हार्ड मटेरियल, एक आपके सॉफ्ट मटेरियल। हार्ड मटेरियल में जब H को जीरो कर देते हैं, मैग्नेटाइजिंग इंटेंसिटी को जीरो कर देते हैं, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड जीरो नहीं होती। सॉफ्ट मटेरियल में एकदम से जीरो हो जाती है आपके पास, ठीक है। लेकिन हार्ड मटेरियल वो है जिनकी हाई रिटेंटिविटी, हाई कोरिस्टिविटी और एरिया अंडर द लूप लार्ज होता है और लो परमेबिलिटी होती है। सॉफ्ट मटेरियल वो है जिनकी लो रिटेंटिविटी होती है, लो कोरिस्टिविटी होती है और लो आपके पास एरिया अंडर द लूप होता है, लेकिन हाई परमेबिलिटी होती है उनकी। लेकिन लूप में दो डिफरेंस होता है कुछ एक्सेप्शनल। स्टील और सॉफ्ट आयरन लूप में जब डिफरेंस देखा गया तो क्या आया कि रिटेंटिविटी और सॉफ्ट आयरन ज्यादा होती है, बाकी सारे फैक्टर वही हैं, देन दैट ऑफ द स्टील ड्यू टू द सम एक्सटर्नल फैक्टर। वो कुछ भी हो सकता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो। उसके कारण आपके पास सॉफ्ट आयरन की जो रिटेंटिविटी है वो ज्यादा पाई गई एज कंपेयर टू द स्टील आपके पास, ठीक है। दीज आर सम मटेरियल्स अबाउट मैग्नेटिज्म मैटर, ठीक है। बताइए कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है बेटा। ये सब समझ आ गया? वीडियो को रिपीट करके देख लेना अगर ना समझ आए तो। ओके बेटा, आज के लिए इतना पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। ओके बेटा।